हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवराज सिंह एंड आई वेलकम यू टू द ट्रेड एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि शेयर मार्केट का ओवरव्यू क्या होता है। उस वीडियो में आपको शेयर मार्केट का एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। तो आज हम बात करते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की। तो वो स्टेप क्या है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ मेनी वेज टू एंटर द शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट में एंटर करने के कितने तरीके होते हैं, शेयर मार्केट में आने के कितने कितने रास्ते हैं, किस तरीके से हम शेयर मार्केट में आ सकते हैं। तो इस के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। ध्यान रखना बेसिक है, तो जस्ट हम बेसिक की बातें करेंगे, जस्ट ऊपर की बातें करेंगे, डीपली हम जाएंगे नहीं। डीपली जाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे स्लोली डीप डाइव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स टू एंटर इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में एंटर करने के 2 रास्ते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से रास्ते हैं। नंबर 1 है इन्वेस्टिंग और नंबर 2 है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों शेयर मार्केट के अलग अलग पहलू हैं और शेयर मार्केट में होते हैं। दोनों वाइडली डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग एनालिसिस करनी पड़ती है, अलग अलग कैरेक्टर बिहेवियर है और अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं। इस एपिसोड में इन्वेस्टिंग की बात करेंगे और नेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिंग का थोड़ा मोटा एक ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग का भी एक ओवरव्यू लेंगे। तो इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में इन्वेस्टिंग के बारे में और इन्वेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है जानते हैं। तो इन्वेस्टिंग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग की डेफिनेशंस क्या होती हैं। लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिंग रेफर्स द एक्ट ऑफ कमिटिंग मनी और कैपिटल टू एन एसेट, वेंचर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द एक्सेप्टेशन ऑफ अर्निंग ए पॉजिटिव रिटर्न और प्रॉफिट इन द फ्यूचर। मतलब जो इन्वेस्टिंग है वो एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें मनी को या किसी कैपिटल को किसी एसेट में, मतलब किसी संपत्ति में, किसी उद्योग में या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इस उम्मीद के साथ, इस एक्सेप्टेशन के साथ लगाते हैं कि फ्यूचर में पॉजिटिव रिटर्न देगी। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू ग्रो वेल्थ एंड अचीव फाइनेंशियल गोल। और ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, मतलब ये एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण को लेकर के हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू ग्रो वेल्थ, प्रिजर्व परचेसिंग पावर और अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स सच एज रिटायरमेंट, बाइंग अ होम और फंडिंग एजुकेशन। मतलब जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग का जो प्राइमरी गोल है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वेल्थ को ग्रोथ करना, परचेजिंग पावर को बनाए रखना। अब ये परचेजिंग पावर क्या होता है मैं बता दूं। सपोज कीजिए कि आज से 10 साल पहले आपने कोई ज़मीन खरीदी 1 लाख रुपए में, मान लेते हैं, और आज वो ज़मीन हो गई 1.5 लाख की। तो जो पहले आपने जो ज़मीन खरीदी थी 1 लाख रुपए में, अब उन 1 लाख की जो इतनी पावर नहीं है, इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि उसी ज़मीन को आज खरीद सकें। मतलब जो इन्फ्लेशन होती है, जो महंगाई होती है, उस महंगाई से बचने के लिए इस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करना ही परचेजिंग पावर को शेव करना बोला जाता है। कि जो 1 लाख रुपए थे, अगर आज की डेट में हम वही ज़मीन या वही संपत्ति अगर हम खरीदते हैं तो उन पैसों में उतनी पावर नहीं है कि आज की डेट में वही चीज़ खरीद पाएँ। लेकिन आज से 10 साल पहले वो खरीदने के काबिल थे। वो जो 1 लाख रुपए थे उससे वो चीज़ आप खरीद सकते थे, लेकिन आज नहीं खरीद सकते। तो ये जो पावर इसकी कम हो गई पैसे की, पैसा तो उतना ही रहा लेकिन महंगाई के चलते इसकी पावर कम हो गई। तो इस पावर को बनाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल, और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं जैसे कि रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, घर खरीदने के लिए पैसा बचाना, या फिर आने वाली पीढ़ी या फिर बच्चों के लिए एजुकेशन फंडिंग के लिए पैसे को बनाना या अपनी कैपिटल को बनाए रखना, ये एक इन्वेस्टिंग कहलाता है। इन्वेस्टिंग किसी एसेट में, किसी उद्योग में या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं इस पर्पज से इन फ्यूचर ये हमें पॉजिटिव रिटर्न देगी और उस रिटर्न से हम अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है वो पूरे कर पाएंगे। रिटायरमेंट के लिए हम अपना पैसा सेव कर पाएंगे और घर खरीदने के लिए और वगैरह वगैरह जो भी आपके गोल्स हैं वो सब अचीव करने में वो पैसा काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेकंड डेफिनेशन है इन्वेस्टिंग ब्रॉडली इज पुटिंग मनी टू वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग इन ऑर्डर टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न। वही जैसे कि अपने जो पैसा है उस पैसे को किसी टाइम के लिए किसी प्रोजेक्ट में लगाना या किसी उद्योग में लगाना इस पर्पज से कि वो इन फ्यूचर में पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके देगी। इट इज़ द एक्ट ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजुअली कैपिटल विद द एक्सेप्टेशन ऑफ जनरेटिंग इनकम, प्रॉफिट और गेन्स। इन फ्यूचर वो हमें अच्छे रिटर्न देगा, हमें पॉजिटिव रिटर्न देगा। इस पर्पज से अपने पैसे को किसी उद्योग में या किसी प्रोजेक्ट में लगाना इन्वेस्टिंग कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्वेस्टिंग। एक जस्ट जनरली टाइप की डेफिनेशन थी है, तो आई थिंक आपने समझनी होगी। नेक्स्ट, गोल ऑफ इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग के गोल क्या है? इन्वेस्टिंग तो हमें समझ में आएगी कि इन्वेस्टिंग ये होता है। इन्वेस्टिंग के गोल्स समझ लेते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टिंग के जो प्राइमरी गोल हैं, जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, इज टू जनरेट अ रिटर्न
रिटर्न को जनरेट करना ऑन द इन्वेस्ट कैपिटल विच कैन कम इन वेरियस फॉर्म, जो हमने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है और उससे जो हमारी अर्निंग होगी या हमारे जो पॉजिटिव रिटर्न जनरेट होंगे वो किस फॉर्म में हमें मिलेंगे, उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल में वृद्धि करना, कैपिटल को बढ़ाना। आगे लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना ओवर द टाइम, या जो भी आपने मनी इन्वेस्ट किया है उसमें उसकी वैल्यू में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, अलाउइंग द इन्वेस्टर टू बाई द एसेट एट लोअर प्राइस एंड सेल फॉर अ हायर प्राइस। आप मतलब ये जो इन्वेस्टिंग है वो इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है कि आप किसी भी चीज़ को कम दाम में खरीद करके ज़्यादा दाम में बेचो, जिससे तुम्हारी जो कैपिटल है, जो भी आपने जो पैसा लगाए वो बढ़ेगा। तो उसी को कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं कि सस्ती चीज़ों को महंगी चीज़ों में बेचकर पैसे को कमाना, अपने कैपिटल में वृद्धि करना। ये एक कैपिटल एप्रिसिएशन है, मतलब इन्वेस्टिंग का एक गोल है और उस इन्वेस्टिंग के थ्रू जो हमें पैसा मिलता है वो मिलने का एक फॉर्म है। ये एक तरीका है इन्वेस्टिंग के थ्रू कैपिटल को गेन करने का। नंबर 2 है डिविडेंड्स और इंटरेस्ट। डिविडेंड्स मतलब आपने किसी व्यापार में पैसा लगाया, उस व्यापार से जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या कुछ टुकड़ा, या जिसको हिंदी में लाभांश बोलते हैं वो, या फिर इंटरेस्ट मतलब आपने किसी को पैसे हैं वो उधार पे दे दिए, इंटरेस्ट पे दे दिए, और वो आपको एक मंथली या एक फिक्स इनकम आपके पास जो इंटरेस्ट के रूप में आती है वो आपकी डिविडेंड से इंटरेस्ट कहलाती है। आगे पढ़ते हैं रेगुलर पेमेंट मेड बाय सर्टेन एसेट्स, मतलब एक ऐसी रेगुलर पेमेंट जो किसी एसेट के द्वारा बनाई जाती है, सच एज स्टॉक और बॉन्ड्स, मतलब जैसे कि स्टॉक्स के द्वारा या बॉन्ड्स के द्वारा, या अगर आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बॉन्ड्स, आपको मैं बॉन्ड समझा देता हूँ क्या होता है। बॉन्ड्स मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपना पैसा किसी को देते हो, किसी कंपनी को देते हो, तो वो कंपनी का जो ऑनर है वो आपको बोलता है कि आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं सपोज कीजिए, तो उस 1 लाख के बदले जब तक मैं आपको ये 1 लाख रुपए नहीं लौटा देता तब तक मैं आपको पर मंथ 1000 रुपीज़ आपको देता रहूँगा जब तक कि मैं इसको लौटा नहीं देता। तो सपोज कीजिए उसने 1 साल बाद आपको पैसा लौटाया, तो 1 साल बाद वो आपके पूरे 1 लाख रुपये तो लौटाएगा, साथ में हर महीने जो 1 साल का पीरियड है पूरे हर महीने आपको 1000 करके हर महीने एक फिक्स इनकम देता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किस बॉन्ड में आपने अप्लाई किया हुआ है, ये बॉन्ड टू बॉन्ड वेरी करता है। प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स विद अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट और इंटरेस्ट अर्न, या फिर इस बॉन्ड में या स्टॉक में ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसमें एक शर्तें लिखे होते हैं, या तो आप रेगुलर इनकम ले लो पर मंथ, या फिर हमारी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हम आपको 1%, 2% या 5% जैसा भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हो उस हिसाब से वो आपको पर मंथ अर्निंग का कुछ हिस्सा आपको दे देते हैं, या एक इंटरेस्ट के तौर पे दे देते हैं। तो वो जो रेगुलर इनकम है वो डिविडेंड इंटरेस्ट का एक फॉर्म होता है इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कमाने का। नंबर 3 है रेंटल इनकम। इन द केस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में अर्न रेंटल इनकम फ्रॉम देयर प्रॉपर्टीज। अब रियल एस्टेट के केस में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने अपने कैपिटल से कोई जगह खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कुछ भी रियल एस्टेट टाइप की कोई चीज़ खरीदी है, तो उस रियल एस्टेट को आप किराए पर देकर उससे जो इनकम होगी, जो आपको रेंट मिलेगा वो उसको रेंटल इनकम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल पॉइंट नंबर 2 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। जो भी आपका रियल एस्टेट है उससे जो आपकी रेंट पे जो इनकम हो रही है वो तो हर मंथ हो ही रही है, उसके साथ में उसकी भी जो आपकी रियल एस्टेट है या जो भी आपका घर है, जो भी आपकी ज़मीन है, उसका भी रेट बढ़ रहा है। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे कि अगर आपका जो रियल एस्टेट है, आपका जो घर है या ज़मीन है वो अच्छी लोकेशन पे है तो उसके रेट बढ़ेंगे, और अच्छी लोकेशन पर नहीं है तो हो सकता है घट भी जाए, लेकिन आपकी एक फिक्स इनकम रह जाती है रेंट के थ्रू आने की। तो वो भी एक फॉर्मेट है इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कमाने का। तो ये आई थिंक ये 3 फॉर्मेट हैं, और भी फॉर्मेट हो सकती हैं, फिलहाल आप 3 समझिए। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग के थ्रू अपना कैपिटल गेन कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग का मेन पर्पज होता है कि अपने कैपिटल को बढ़ाना इन फ्यूचर में। आगे बढ़ते हैं अदर टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। समझते हैं अदर टर्म्स इन्वेस्टिंग के दूसरे भी टर्म्स क्या हैं। और नंबर 1 है इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेविंग, मतलब ये सेविंग करने से इन्वेस्टिंग अलग है। कैसे अलग है जानेंगे। एज इट जनरली इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑन सम लेवल ऑफ रिस्क टू पोटेंशियली अचीव हायर रिटर्न्स, मतलब इन्वेस्टिंग में एक लेवल का रिस्क भी है, प्रॉफिट होने के चांस है तो लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन सेविंग में ऐसा नहीं होता। आपने जो भी सेविंग की है उसमें ना तो लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है, आप जितना सेविंग करोगे उतना ही रहता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा मतलब रिस्क और प्रॉफिट दोनों रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इट इज़ इसेंशियल टू नोट, मतलब ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि दैट हायर रिटर्न्स आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद हायर रिस्क, मतलब
आपका ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हायर रिटर्न्स जो होते हैं वो अपने साथ एक हाई रिस्क भी लेकर चलते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक रिस्क की फॉर्मेट भी आप बोल सकते हो। आगे, इन्वेस्टर्स मस्ट केयरफुली एसेस देयर रिस्क टॉलरेंस एंड कंडक्ट थोरो रिसर्च बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब इन्वेस्टर्स को केयरफुली अपने रिस्क टॉलरेंस को जानना चाहिए, एसेस करना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और अपने खुद से एक अच्छी सी एक बढ़िया सी रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक अच्छे रिसर्च के बाद। ये इन्वेस्टर की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपका एक काम है कि आप खुद से एक बारी जानकारी ले लो कि ये इन्वेस्ट करना सही है, क्या इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, क्या इसमें गेन हो सकता है या फिर लॉस होगा। जो भी है, आप जानबूझ के पैसा नहीं डुबाना चाहोगे तो बेटर है कि आप एक अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही पैसा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑन सम लेवल ऑफ रिस्क। मतलब इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। एज द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन फ्लक्चुएट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। मतलब जो आपने जिस एसेट में अपनी मनी को डिपॉजिट किया है या इन्वेस्ट किया है उसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। अलग अलग रीजन्स होते हैं फ्लक्चुएट करने के। क्या होते हैं? इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब जो कंपनी की आपने जो प्रोजेक्ट लगाया है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट में उसका सेंटीमेंट कैसा है या ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, एंड कंपनी परफॉर्मेंस। और आपने जिस कंपनी में या जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और वो प्रोजेक्ट जिस कंपनी का है उस कंपनी की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, मतलब वो पैसे कमा रही है नहीं कमा रही है, उसके पास कितना पैसा है कितना कर्जा, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दी थी, तो आई थिंक आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हैव डिफरेंट रिस्क लेवल। अगर आपने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, अलग अलग जगह पर आपने पैसा लगाया हुआ है, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उनके अलग अलग रिस्क के लेवल होते हैं। क्योंकि सपोज़ आपने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फाइनेंस के फील्ड में और एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी वाला आगे बढ़ जाए, फाइनेंस वाला कम बढ़ जाए। हो सकता है फाइनेंस वाले में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, टेक्नोलॉजी में उतना कम मिले। तो अलग अलग रिस्क होते हैं और अलग अलग इनके गोल्स होते हैं या इनके अलग अलग टारगेट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद पोटेंशियली रिवार्ड टिपिकली कोरिलेटेड टू द लेवल ऑफ रिस्क। और इसमें जो आपके गोल्स हैं उन गोल्स के साथ साथ आपका रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन इज अ कॉमन स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू स्प्रेड देयर रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर्स मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जनरली आमतौर पर यूज़ करते ही हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है मैं आपको बता दूँ। सपोज़ आपने किसी कंपनी में अपने कुछ पैसे लगाए, कुछ पैसे का मतलब आपने जो पूरी कैपिटल थी वो आपने एक जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट जिसमें आपने पैसे लगाए वो फेल हो जाए या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिससे उसकी वैल्यू गिर सकती है। अगर उसकी वैल्यू गिरे तो सोचो आपका पूरा का पूरा कैपिटल की वैल्यू गिरेगी। इसलिए अपने कैपिटल को डिवाइड करके अलग अलग प्रोजेक्ट में अपने कैपिटल को सपोज आपने 10 भागों में डिवाइड कर लिया है और 10 फील्ड में आपने पैसा लगाया हुआ, तो हो सकता है कि आपका जो रिस्क है वो एक फील्ड में, 2 फील्ड में, 3 फील्ड में हो जाए, लेकिन बाकी के फील्ड में अगर आपने अच्छे से रिसर्च की है तो बाकी के फील्ड में नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका रिस्क है जहाँ पर आपका 100% जो कैपिटल थी उसका असर पड़ रहा था, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके 3 इन्वेस्टमेंट पे डाउन जा रहे हैं तो आपकी सिर्फ 30% कैपिटल ही माइनस में जाएंगी, बाकी के 70% कैपिटल जो है वो आपको प्रॉफिट दिखाएगी अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अपने कैपिटल को अलग अलग करके टुकड़े करके अलग अलग जगह पे कई सारे फील्डों में इन्वेस्ट करना है। कई सारे फील्ड का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिटेड फील्ड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्ड लेने से आप उनको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे या फिर मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लिमिटेड रखें लेकिन 1 या 2 में नहीं करें। तो आपको कैपिटल को डिवाइड करना चाहिए 4-5 भागों में, 10 भागों में। तो इस कैपिटल को डिवाइड करने को ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है बाय डाइवर्सिफाइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट एंड इंडस्ट्रीज। मतलब वही है कि अपने जो कैपिटल है वो उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई करने से दे कैन रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल लॉसेस। अपने लॉस को आप कम कर सकते हो फ्रॉम एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने सिंगल इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो लॉस होने वाला था वो ज़्यादा होगा, और अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया हुआ है तो उससे जो रिस्क होगा वो कम होगा। तो ये रिस्क जो कम करने का तरीका है कैपिटल को अलग अलग भागों में तोड़ना, और इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4 है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका कुछ प्लान होगा, उस प्लान में
क्लियर लिखा होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, वो प्लान कैसे है, आगे बढ़ते हैं। अलाइन विद द इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल, कि आपके गोल क्या है, कि किसी इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न चाहिए वो लिखा होना चाहिए। एंड टू रिमेन पेशेंट डिसिप्लिन, और बाकी जो जर्नी है थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट जर्नी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसमें आपको पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन रहना है। बीच में आपको भागना नहीं है, निकलना नहीं है, या फिर और ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है। ये आपके जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें क्लियर कट लिखा होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म इंडेवर एंड इट्स जनरली नॉट एडवाइजेबल टू मेक इम्पल्सिव डिसीजन बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस। मतलब जो इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म का प्रयास है। सपोज 5 साल 10 साल 15 साल, तो इस पीरियड में अगर मार्केट सपोज कीजिए 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए डाउन हो जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन बीच ना तो आपको निकलने की कोशिश कीजिए कि मार्केट डाउन हो गया तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो, या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ गया तो उसमें अपना पैसा और लगा दो। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आपको पहले से ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितना पैसा लगाना है और कब तक लगाना है और उससे कितना रिटर्न हमें पाना है। तो इस टाइप के जो रूल हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में क्लियर कट लिखे होने चाहिए। आगे लिखा हुआ है, seeking advice from financial advisor or professionals can also be helpful in making well informed investment choice। मतलब जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशनल पर्सन हैं, आप उनकी सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। सपोज कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी इसमें इसके जो प्रोफेशनल है, आप उनसे हेल्प लेके, उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब ये है नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं है। जिनको पता है आप उनसे पता कीजिए और फिर आप आगे जर्नी स्टार्ट कीजिए। आगे लिखा हुआ है, अदर टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग में नोट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना जरूरी है। ट्रेडिक्स वर्ल्ड ऑलवेज कीप्स यू अवेयर अबाउट नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एनी रिस्क और लॉसेस। मतलब जो आपकी ट्रेडिक्स वर्ल्ड कम्युनिटी है, यानी कि मैं भी उसी कम्युनिटी से हूँ, तो ये कम्युनिटी आपको हमेशा नेगेटिव पॉइंट या फिर जो भी रिस्क हैं उनसे अवेयर करा के रखती है। तो इन्वेस्टिंग इज़ दैट द मनी यूज इज़ पुट टू वर्क। जो इन्वेस्टिंग है वो अपने पैसे को काम पे लगाना होता है, इन्वेस्टिंग करना। मीनिंग दैट, इसका मतलब ये है, देयर इज सम इम्प्लिसिट रिस्क दैट द रिलेटेड प्रोजेक्ट में फेल। तो इसमें कुछ अंतर्निहित इंटरनली यू कैन से इंटरनली कुछ रिस्क होते हैं। मतलब जब भी आप किसी में पैसा लगा रहे हैं, आप कोई भी एक बिजनेस ओपन करते हैं, आप सपोज कीजिए आपने कोई दुकान खोली है, तो वो दुकान चलेगी नहीं चलेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। तो इस रिस्क तो साथ में रहते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, वो भी उससे पॉजिटिव रिटर्न अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें रिस्क तो रहता ही है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें लॉस हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक रिस्की प्लान हो सकता है, तो ये आपको पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है। आगे लिखा हुआ है, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ मनी। मतलब जब भी आपका प्रोजेक्ट फेल होगा तो रिजल्ट में आपको लॉस ही मिलेगा, कि आपको जो मनी है आपको वो रिड्यूस हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन कम हो सकता है, आपको घाटा पड़ सकता है, नुकसान पड़ सकता है। इन्वेस्टिंग आल्सो डिफर फ्रॉम स्पेकुलेशन इन दैट विद द लैटर। जो इन्वेस्टिंग है वो डिफरेंट है स्पेकुलेशन से, मतलब टाइप ऑफ सट्टेबाजी से अलग होती है, या यू कैन से ट्रेडिंग है। स्पेकुलेशन ट्रेडिंग का एक दूसरा नाम है, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ है, द मनी इज़ नॉट पुट टू वर्क पर से। मतलब जो पैसा होता है वो पैसा काम के लिए नहीं लगाया जाता स्पेकुलेशन में, बट इट इज़ बैटिंग ऑन द शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस। जो स्पेकुलेशन करते हैं उसमें मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं एक दिन में या कुछ दिनों में या महीनों में, उस फ्लक्चुएशन को देखकर पैसा जो लगाते हैं उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। और स्पेकुलेशन में पैसे को काम पर नहीं लगाया जा सकता या फिर नहीं लगाया जाता है, जबकि इन्वेस्टिंग में पैसे को काम पर लगाया जाता है। पैसा आपके प्रोजेक्ट में लगा हुआ है तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट काम करेगा, तो आपका पैसा ही इनडायरेक्टली काम करता है। तो स्पेकुलेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज़ सेफर फ्रॉम स्पेकुलेशन। तो इन्वेस्टिंग आई थिंक ज़्यादा बढ़िया है ट्रेडिंग से, स्पेकुलेशन से, तो इसलिए लोग ज़्यादातर इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। और बाकी के आप जानते होंगे जो दिग्गज लोग हैं वो इन्वेस्टिंग ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो स्पेकुलेशन नहीं करते। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, कितने टाइप की इन्वेस्टिंग होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ट्रेडिक्स वर्ल्ड आपका धन्यवाद करता है, आप हमारे साथ आपने इस वीडियो को देखा और आपने जाना कि इन्वेस्टिंग का एक ओवरव्यू क्या होता है। इन्वेस्टिंग का आपने ओवरव्यू आई थिंक समझ लिया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।